गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग मैथ के विषय में बात करेंगे कि मैथ में यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को किस तरह से हमको सॉल्व करना है और हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो मैथ्स में इस वीडियो में हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे कि जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं इस बार पेपर में यूपी बोर्ड के, उसमें से आप उनको कैसे ट्राई करेंगे। इसमें मैं आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपने इन 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो इन्हीं में से जो 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। पहली बात ये होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम 31 कितने बेटा 31 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको लिए दूंगा और 30 क्वेश्चन मैं स्वयं सॉल्व कराऊंगा। तो ये बात हो गई कि आज के लेक्चर में हमको कवर अप क्या करना है। और दूसरी बात, ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो बोर्ड में 100% बोर्ड में आना ही आना है, बोर्ड में पक्का आएगा। इस बात को आप बनाइए। अगर आपके बोर्ड के मैथ के पेपर में नहीं फंसता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है बेटा कि इफ द पॉइंट 1,4 3, y and -3,16 आर कोलिनियर, देन वैल्यू ऑफ y। आपसे y की वैल्यू पूछा है, बोला गया कि 3 पॉइंट है 1,4 3, y और -3,16 और ये कैसे बेटा कोलिनियर है, तो आपको बताना है y कितना होगा। याद है कि बेटा कभी भी आपको अगर 3 पॉइंट दे दिए जाएं कि एक पॉइंट है a जो कि आपको बोला है 1,4 बेटा, एक पॉइंट है b जो कि आपको बोला है 3, y और एक पॉइंट है c जो कि आपको बोला है -3,16। ये आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और बोला गया है ये तीनों कोलिनियर है। तीनों क्या है बेटा कोलिनियर है। तीनों पॉइंट आपस में क्या है कोलिनियर है, कोलिनियर। तो याद रखिए अगर पॉइंट कोलिनियर है तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। यानी कि अगर ये ट्रायंगल में बनाऊं बेटा, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर इनको कोलिनियर होना है तीनों पॉइंट्स को तो क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको पता ही है कि 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये आपको होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपका इक्वल टू ये कितना होना चाहिए भैया, 0 होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या करेंगे बेटा, ये जो आपको a दिया गया है इसको हम लोग x1 इसको y1 मान लेते हैं, जो b पॉइंट दिए हैं इसको हम लोग x2 और इसको y2 मान लेते हैं, और जो c पॉइंट दिया है इसको x3 और y3 मान लेते हैं। अब यहाँ से सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 x1 की जगह मैं रख देता हूँ 1 माइनस का y2 की जगह रख देता हूँ y, क्योंकि y2 किसके बराबर y के बराबर है, और y3 की जगह मैं लिख देता हूँ बेटा माइनस का 16 प्लस x2 जो आपके क्वेश्चन में 3 दिया गया मैं वहां पे आपको 3 रख देता हूँ, y3 क्वेश्चन में 16 दिया वहां पे 16 रख देता हूँ, माइनस का y1 आपके क्वेश्चन में दिया गया है 4, वहां पे मैंने 4 रख दिया, प्लस x3 आपको माइनस का 3 दिया गया है तो मैंने भी यहाँ पे माइनस का 3 पुट कर दिया। y1 आपको 4 दिया गया है, माइनस का y2 आपका y है इक्वल टू 0। अब इसके आगे देखिए बेटा, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आपका बच जाएगा y माइनस का 16 प्लस का 3। अब ये 16 में जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा बेटा आपके पास 12 माइनस का, क्योंकि ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 और 4 माइनस वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा बेटा 0। अब इसको देखिए जब आप खोलेंगे तो यहाँ से y माइनस का 16 प्लस 12 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आ जाएगा 48, नहीं 36 आ जाएगा बेटा, सॉरी कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। माइनस इस 3 को अंदर भेजेंगे तो बेटा ये 12 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3y इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपके पास 0। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे बेटा, इस y को इस y से जोड़ेंगे, 3y है और ये प्लस का y है तो हो जाएगा बेटा 4y। इस 36 में 16 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा आपके पास प्लस का 20 माइनस का 12 इक्वल टू बेटा 0। अब यहाँ से देखिए बेटा ये 4y प्लस का 20 में माइनस का 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आगे देखिए बेटा, अब 8 को उस तरफ भेज देंगे तो 4y बराबर आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 8, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 8/4। जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 आ गई। तो आपसे यही पूछा गया था इस सवाल में, देखिए ध्यान से इसको क्या पूछा गया था, इफ द पॉइंट
1,4 3,y एंड -3,16 आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ y। तो आपको ये बताना था कि y की वैल्यू क्या होगी अगर ये तीनों कोलिनियर। तो हमको यहाँ पता चलेगा कि अगर बेटा ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर है तो इनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो जब भी मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 किया तो यहाँ से पता चल गया कि y की वैल्यू कितना हो चाहिए -2। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन यहाँ से, वो ए कह रहा हूँ, बी ऑप्शन आपका यहाँ से बेटा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 8, 11, 14, 17, 20 डॉट 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 ई। आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा है तो याद रखिए बेटा 70 और सेकंड क्वेश्चन में बेटा कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस का A1। क्या होता है बेटा? A2 माइनस का A1 होता है। अब ये निकलता कैसे इसकी भी बात कर लेते हैं कि निकलेगा कैसे। तो देखिए ये निकलता कुछ इस तरह से बेटा कि जैसे कि आपको ये AP दी गई है, इसमें लिख लेते हैं बेटा। तो आपको AP में क्या क्या दिया गया है? AP में आपको दिया गया बेटा 8, 11, 14 डैट डैट डैट। तो जो आपका पहला टर्म होता है इसको A1 बोलते हैं, और जो सेकंड टर्म होता है इसको A2 बोलते हैं, और थर्ड पॉइंट को बेटा आप लोग A3 बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना है। A2 इक्वल टू बेटा 11 रख दूंगा, माइनस का A1 इक्वल टू कितना रख देंगे बेटा? 8 रख देंगे। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से D इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3। तो 3 को ही कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट एवरी क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट। मतलब पूछा गया है कि क्या होता है जो एवरी क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल होता है। अगर कोई आपके पास क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल है तो उसके पास कितने, कम से कम, एट लीस्ट, एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आपके पास कितने जीरो हो सकते हैं? 1 जीरोज, 2 जीरोज, 3 जीरोज, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम जीरो जो आपके 2 होते हैं बेटा। कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। तो इसका भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल उसमें मैक्सिमम जो आपके जीरोज की संख्या होती है बेटा, नंबर्स ऑफ जीरोज होते हैं, वो आपके होते हैं 2। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3 देन नंबर इज। आपसे बोला गया है कि कोई नंबर है और उसके रेसिप्रोकल का सम, जब हम नंबर और रेसिप्रोकल का सम करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो आती है आपके सामने बेटा 10/3। कितनी आती है भैया? 10/3 आती है। तो आपको वो नंबर बताना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर बेटा x है। लेट कर लिया कि वो नंबर क्या है बेटा? x है। लेट नंबर इज x, नंबर इज x। तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर हो जाएगा बेटा आपके पास 1/x। अब बोला है इन दोनों का सम जो है 10/3 के बराबर, मतलब x प्लस रेसिप्रोकल ऑफ नंबर का सम कितना है? 10/3 है। अब यहाँ से हमने बेटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 10/3। यहाँ तक सही है। अब इस 3 को इधर भेज देंगे और x को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3x² + 1, और यहाँ हो जाएगा 10x। कितना हो जाएगा बेटा? 10x हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 को अंदर भेजेंगे तो 3x² प्लस का 3 इक्वल टू बेटा 10x। 10x को इधर लाएंगे तो 3x² माइनस का 10x प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्या इसको ये लिखा जा सकता है? 3x² माइनस का 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। 10 को ये लिखा जा सकता है 9x माइनस x। अब यहाँ से 3x को कॉमन ले लेते हैं बेटा। जब 3x को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा बेटा आपके पास केवल x माइनस 3, और यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा? 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। अब बोला गया है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब जो x है या तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर बेटा आपके x माइनस 3 0 होगा। तो अगर 3x माइनस 1 0 हो जाएगा तो 3x इक्वल टू बेटा 1 आएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/3। और अगर x माइनस 3 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू आएगा फ्रेश 3। तो जो नंबर है या तो वो नंबर होगा 1/3 1/3, या फिर नंबर होगा बेटा 3। नंबर होगा 1/3 या फिर 3। तो ऑप्शन में कहीं पे 1/3 तो दिया नहीं है, 3 दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो नंबर है जिसके रेसिप्रोकल के साथ उसको ऐड करने पे उसका जो
वैल्यू है वो 10/3 आनी चाहिए, तो वो नंबर या तो 1/3 होगा या फिर 3 होगा। तो 1/3 ऑप्शन में नहीं, तो आपको 3 वाले को टिक कर देना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द 0.9 लाइन लाइज। अब आपको पता है, देखिए बेटा इसको ध्यान समझिएगा, ये आपका कोऑर्डिनेट्स होता है, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको माइनस का x बोलते हैं और इसको बेटा माइनस का y बोलते हैं। तो अगर पॉइंट आपके पास 0, नंबर्स है, 0, नंबर्स है, तो इसका मतलब वो ओ वाई लाइन में जाएगा। किस में जाएगा बेटा? 0, नंबर्स अगर आपके पास हैं, 0 के बाद कोई नंबर लिखा है, तो हमेशा वो जो लाइन होगी, वो पॉइंट जो होगा, वो आपका किसी ओ वाई लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। किस पे एग्जिस्ट करेगा बेटा? ओ वाई लाइन पे। तो नंबर को देखिए यहाँ से 0 कॉमन नंबर है, 0 कॉमन नंबर, इसका मतलब ये किस लाइन पे होगा बेटा? 0 वाई पे, 0 वाई पे या ओ वाई पे होगा, आप जैसा भी इसको याद रखना चाहें। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है बेटा। ये देखिए ओ आई दिया है, तो आपका इसका भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उसको ध्यान से समझिएगा बेटा, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और ये वाले जो क्वेश्चन है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ रहते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करिए बेटा। अब बोला गया है इफ ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC के है, जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है, सो दैट AD इक्वल टू बोला गया है 2.4 सेंटीमीटर। AD इक्वल टू कितना बोला गया बेटा? 2.4 सेंटीमीटर। AE इक्वल टू बोला गया है 3/2 सेंटीमीटर एंड EC इक्वल टू बोला गया है 4.8 सेंटीमीटर। देन AB इक्वल टू, तो आपसे AB पूछा है, तो आप याद रखिएगा हमको गिवन क्या है बेटा? गिवन ये है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके बेटा? BC के। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स लगाएंगे। तो लिख लेता हूं मैं बेटा, अप्लाइंग बेसिक प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शन ठीक बेटा, इस बात को याद रखना, यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। किसको अप्लाई कर दिया बेटा? प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई कर दिया। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो लेते हैं तो उसकी अनदर साइड का रेशियो भी वही होगा। जैसे मैं यहाँ पे AD का रेशियो ले लूँ बेटा BD से, किससे ले लूँ? BD के। तो ये एक साइड हो गई कि AD का रेशियो मैंने किससे ले लिया? BD से। तो आपको यहाँ पे वो बोला है कि अनदर साइड का भी वही रेशियो होगा कि AE और EC का रेशियो अगर मैं लेता हूँ, ठीक, ये आपका थ्योरम कहती है। थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करके अगर उनका रेशियो लेते हो तो अनदर साइड को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके उनका रेशियो लिया जा सकता है। तो जैसे आपको AD सवाल में बोला गया है 2.4, तो मैंने यहाँ रख दिया बेटा 2.4। अब आया BD कहाँ है बेटा? BD AD हो गया, AE हो गया, EC हो गया, EC, अच्छा AB निकालना है। ओके, तो BD दिया नहीं तो BD को BD ही रखने देते हैं बेटा। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हमको देखना है AE दिया है 3.2 और EC दिया है बेटा 4.8। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2.4 इंटू BD इक्वल टू, इसको काट देते हैं बेटा 16 से, तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 2/3 आ जाएगा। अब क्या BD को इधर ले जाते हैं, 3 को इधर ले आते हैं बेटा, तो 2.4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू BD, ये हो जाएगा। तो BD इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1.2/3, ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। कितना आ गया BD बेटा? 3.6 सेंटीमीटर। पर हमसे सवाल में BD नहीं पूछा है, हमसे सवाल में क्या नहीं पूछा बेटा? BD नहीं पूछा, हमसे पूछा है क्वेश्चन में AB। क्या पूछा है बेटा? AB पूछा है। तो आप देखिए ध्यान से, AB इक्वल टू कितना होगा बेटा? AB ये है, तो AB क्या हो जाएगा? AD प्लस का BD, AD प्लस का BD का सम होगा। AB आपका कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब देखिए AD जो है क्वेश्चन में दिया गया है 2.4 और जो BD है अभी हमने निकाला है, BD होता है बेटा 3.6 निकला है। कितना निकला है बेटा? 3.6। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। जब AB को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, मतलब AB आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। AB कितना आ गया बेटा? 6 सेंटीमीटर आपके सामने AB आ जाएगा। तो इसमें तो ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं, 1 मिनट मैं ऑप्शन लिख देता हूँ बेटा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है।
तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा बेटा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दीज इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 विल बी। तो बोला गया है सम ऑफ रूट बता देना है। अगर आपके सामने कोई इक्वेशन क्या लिखी बेटा? बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स प्लस का ए इक्वल टू 0 अगर आपके सामने कोई इक्वेशन लिखी तो आपको उसका रूट्स बता देना। तो आप याद रखिए बेटा, कोई भी इक्वेशन हो अगर वो इस फॉर्म में लिखी है बी एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स प्लस का ए इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स जो होता है, ध्यान समझिए बेटा, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस, यहाँ होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे है माइनस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस का सी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास है बी, तो ये हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा, तो सी बाई बी। तो सम ऑफ रूट आपके सामने आ जाएगा बेटा बी बाई सी। कितना आ जाएगा बेटा? बी बाई सी आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स जो है आपके सामने आ जाएगा बेटा बी बाई सी आ जाएगा, वो सी बाई बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सी बाई बी। तो इसमें से आपका सी बाई बी है आपका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 13th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी आपको दी गई है जिसमें बोला गया है बेटा कि इसमें आपका ऐसा है कि 10,7,9 डेट 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 से एक एपी है, आपको इसका 30 टर्म बताना है। कौन टर्म बताना है? T30 बताना है आपको। T30 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिए A1 आपका हो गया बेटा 30, मैंने बताया ना A1 जो होता है जो फर्स्ट टाइम लिखा हो, और D अगर निकालें तो D हो जाएगा बेटा A2 माइनस A1। A2 है आपके पास 7 माइनस का 10 बराबर जाएगा माइनस का 3। तो A आ गया, D आ गया, और जो टर्म निकालना होता है बेटा उसी को N बोलते हैं। तो n इक्वल टू बेटा आपके पास हो गया 30। n इक्वल टू कितना हो गया? 30। nth टर्म का फार्मूला लगा दीजिए। Tn इक्वल टू होता है बेटा a प्लस का n माइनस 1 डी। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। Tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। तो Tn की जगह हमको 30 पूछा, तो n इक्वल टू 30 पुट करने पर पुट कर दीजिए। जब करेंगे तो T30 इक्वल टू बेटा हो जाएगा a1 प्लस का 30 माइनस 1 डी, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 आपके पास है बेटा 10, A1 की जगह मैंने 10 रख दिया, प्लस का 30 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 29, और D की जगह रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से T30 10 प्लस का माइनस हो जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, तो वो 29 से तो कितना हो जाएगा? 27 87 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 87 आ जाएगा। अब 10 में 87 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास भैया? माइनस का 77 आ जाएगा। तो जो T30 है हमारे पास वो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 77 आ जाएगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 77। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 टर्म ऑफ 1/2, 1, 3/2, 2 डेट डेट डैश इज। एक आपको एपी की सीरीज दी गई है और बोला गया है कि उसका 100 टर्म बताइए। तो सेम फार्मूला बेटा लगाएंगे इसमें भी हम लोग, ध्यान समझिएगा बेटा। अब इसमें क्या है बेटा कि जो आपका A1 है, जो फर्स्ट टर्म है वो दिया गया है 1/2, जो A2 है बेटा वो है 1, तो D आपके पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 1/2, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जब 1 से माइनस का 1/2 तो बचेगा 1/2। तो n मैंने बताया ना सम जितने टर्म्स का निकालना वही n है, तो कितने का निकालना बेटा? 100 का निकालना। तो n इक्वल टू हो गया 100। अब हमको पता है कि Tn का जो फार्मूला होता है वो होता है A1 प्लस का बेटा n माइनस 1 डी होता है। क्या होता है? A1 प्लस का n माइनस 1 डी होता है। अब n पुट कर दें, पुट n इक्वल टू 100, कितना पुट कर दें बेटा? n इक्वल टू 100 पुट कर दें, तो क्या है? T100 इक्वल टू A1 प्लस का 100 माइनस 1 डी बनेगा। तो T100 इक्वल टू बेटा A1 प्लस का 99 डी बनेगा। अब यहाँ से देखिए A1 की वैल्यू और D की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो T100 इक्वल टू A1 की जगह मैं रख दूं बेटा 1/2 प्लस का 99, और D की जगह रख दूं 1/2, ये रख दिए बेटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस का 99/2, अब एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस का 99/2, तो एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा बेटा 100/2, तो T100 इक्वल टू आ जाएगा 50। तो T100 आपका कितना हो जाएगा भैया? 50 हो जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि T100 कौन सा होगा, तो T100 आपका 50, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका।
चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। कोई टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जिनकी साइड्स का आपको रेशियो दिया गया है, जिनकी साइड्स का आपको क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया है। आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। तो आप याद रखिए बेटा, अगर टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्या है बेटा? टू सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर आपके पास टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो याद रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो होता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जो रेशियो होता है बेटा, रेशियो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो बराबर होता है रेशियो ऑफ स्क्वायर रेशियो ऑफ साइड्स। जो साइड्स होता है उसके स्क्वायर रेशियो के बराबर होता है। तो अगर मैं आपको मान लूँ कि ये जो एक ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल ABC है, उसका एरिया डिवाइड बाई ट्रायंगल दूसरा है PQR, तो आपका इनका जो एरिया होगा वो इनकी साइड्स का रेशियो के इक्वल होगा। मान लेते हैं पहले की साइड है AB का स्क्वायर और दूसरी की साइड है PQ, दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। तो आपको यही बोला गया है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हों और उनके आपको एरिया का रेशियो निकालना हो तो उनके साइड के रेशियो को आप लोग क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। जो साइड का रेशियो आपको क्वेश्चन में बोला गया 4/9, कितना बोला गया बेटा? 4/9। तो 4/9 साइड का रेशियो हो गया, इसके एरिया का रेशियो हमको फाइंड करना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। इस बात का याद रखिए कि अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं और आपसे रेशियो पूछ रहा है ट्रायंगल का, तो आप उसकी साइड्स के रेशियो को स्क्वायर कर दीजिए। जब साइड का रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 16/81 हो जाएगा, 16/81 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 16/81। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला बोला गया है डिवाइडिंग x³ प्लस x 3x + 3/x + 2 द रिमाइंडर विल बी। तो आपसे पूछा गया है कि अगर हमने इसको 11 नंबर कह रहा है कि x³ प्लस का 3x + 3, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं बेटा किससे? x + 2 से। किससे डिवाइड करते हैं बेटा? x + 2 से। तो आप बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो डिवाइड करके देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम ये x² टाइम जाएगा तो हो जाएगा x³ प्लस का 2x² माइनस माइनस, तो यहाँ से आपका माइनस का 2x² प्लस का 3x। अब ये -2x टाइम जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x² माइनस का 4x। तो यहाँ से प्लस प्लस तो ये कट जाएगा बेटा, तो यहाँ से हो जाएगा 7x प्लस का 3। अब ये प्लस का 7 टाइम जाएगा तो 7x प्लस का 14 हो जाएगा, माइनस माइनस। जब आप इसको माइनस के 14 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा माइनस का 11। क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 11। देख लेते हैं। ओके, कोई ऑप्शन आपका -11 नहीं है तो इसको बना लीजिए -11, ये प्लस का 11। तो आपके पास ऑप्शन हो गए माइनस का 2, माइनस का 11, 0 प्लस का 11। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 11। कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? सेकंड करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 11। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है डिस्क्राइब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक आपको इक्वेशन दी गई है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 बोला गया है, इसका डिस्क्रिमिनेंट बता दीजिए। तो आप याद रखिए बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट होता है रूट के अंदर बेटा कितना होता है? x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट है 20, तो b का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू x² का कोफिशिएंट इंटू कांस्टेंट। तो हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे रूट के अंदर b² माइनस का 4ac। ये होता है किसी भी डिस्क्रिमिनेंट किसी भी पॉलिनोमियल का b² माइनस 4ac। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, b² माइनस का 4ac। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? b² माइनस का 4ac वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स 9, 4 एंड 3, 8 द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट आर। तो आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है, जबकि उसने कोऑर्डिनेट आपको 2 पॉइंट के दिए, एक 9, 4 है और एक जो है बेटा 3, 8 है। तो आपको बताना है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या। तो याद रखिए बेटा, अगर आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हो, जैसे ये है और ये है, तो अगर आपको P और Q के कोऑर्डिनेट दिए, मान लीजिए यहाँ कोऑर्डिनेट है x1, y1 और यहाँ कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अगर इनके मिड पॉइंट का सम पूछे तो x के कोफिशिएंट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है और y के कोफिशिएंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे दिया है 9, 4, यहाँ दिया है 3, 8। तो जब आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x को जोड़ देंगे बेटा, तो 9 और 3 ऐड हो करके हो जाएगा बेटा 12/2, 4 और 8 को ऐड करेंगे 12/2।
तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। जब इसको सही सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बेटा 6,6। कितना आ जाएगा भैया? 6,6 आ जाएगा 2 से डिवाइड करने में। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर इज। तो आपको बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल। क्वाड्रेंट सर्कल का आपको क्या बताना है बेटा? क्वाड्रेंट सर्कल का आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है कि उसका 22 सेंटीमीटर है, तो आपको उसका एरिया बनाना है क्वाड्रेंट का, 1/4 सर्कल का आपको एरिया बताना है। तो देखिए हम ये जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं बेटा? हम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल्स होता है, क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ सर्कल्स। जो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल्स होता है, एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है हमारे पास बेटा पाई आर स्क्वायर। अब हमको क्वार्टर सर्कल का चाहिए एरिया। एरिया किसका चाहिए बेटा? क्वार्टर सर्कल का। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वार्टर का मतलब 1/4 भाई, ये सर्कल है, इसका क्वार्टर चाहिए। क्वार्टर का मतलब होता है बेटा 1/4। तो टोटल एरिया को 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। इसको क्या लेट कर लेते हैं बेटा? इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब हमको दिया गया है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो याद रखना बेटा, सरकमफेरेंस होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल वो होती है बेटा 2 पाई आर। और क्वेश्चन में सरकमफेरेंस बोला गया है 22। तो 22 इक्वल टू 2 पाई आर बेटा। 2 से काटोगे तो 11 पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है 11 इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर। 7 को इधर लेते हैं, 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे 2, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास 7/2। वो सॉरी 2 पाई आर होता है ना, सॉरी ये स्क्वायर हाथ लगा दिया मैंने। 2 पाई आर, तो आर इक्वल टू आ गया 7/2। तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3.5। कितना हो गया बेटा? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब इस आर को पुट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इस आर की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो वो हो जाएगा पाई आर की जगह बेटा 3.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा? सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9.6। मैं और बता देता हूँ, चलिए ठीक है, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, अब ध्यान देखिए बेटा, पाई की जगह हम लोग लिख रहे हैं 22/7। जो 3.5 इसको हम लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब क्या है, इसको 22 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2 लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है तो देखिए, एक 7 से 7 चल रहा है, 2 से जाएगा तो 11 आएगा बेटा। तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा 77 और नीचे हो जाएगा बेटा कितना? 4। 2 4 हो जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करिए, 77 को डिवाइड करिए 4 से, तो आपके पास जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? अरे सॉरी, ये 4 है ना, हाँ 4, तो 8 हो जाएगा। 77/8 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका यहाँ से आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल का। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल ऑप्शन देख लीजिए बेटा, सी ऑप्शन देखिए। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मीन, जो मीन है बेटा वो दिया गया है आपको 28 एंड मोड, जो मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मोड है, वो आपको दिया गया है 60। देन द मीडियन, आपको क्या फाइंड करना है? मीडियन। तो बेटा यहाँ पे एक फार्मूला होता है जिसको आपको लर्न रखना है। मोड इक्वल टू जो होता है, मोड इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियम माइनस 2 इंटू मीन। 2 इंटू बेटा मीन होता है। तो अब यहाँ मोड की जगह बेटा 16 रख दूँ, 3 को 3 रख दूँ, मीडियन को निकालना है तो मीडियन को मीडियन रहने देते हैं बेटा, माइनस का 2 और मीन की जगह में रख दिया 28। क्या ये वैल्यू पुट की जा सकती है बेटा? इस सवाल के लिए आपको ये फार्मूला रिलेशनशिप याद होना चाहिए। मोड, मीडियन तथा मीन के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? तो याद रखना, मोड आपका इक्वल होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन के। तो जब इसको कैलकुलेट करने जाएंगे बेटा 16 इक्वल टू 3 मीडियन, जब आप
2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 56 बेटा। कितना आ जाएगा 56। अब 56 को इधर लाएंगे तो 16 प्लस का 56 इक्वल टू 3 मीडियन। ठीक बेटा, तो ये हो जाएंगे बेटा आपके पास कितना 72। जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 72 इक्वल टू 3 मीडियन। ठीक बेटा, अब यहाँ 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं इक्वल टू मीडियन ये आ जाएगा। अब जब 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 24 आ जाएगा। मीडियन कितना आ गया बेटा 24 आ गया। तो यहाँ से मीडियन कितना है बेटा 24 आ गया। तो मीडियन देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा बेटा, सी नंबर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है HCF ऑफ 455 एंड 42। एलसीएम बोल रहा है बेटा कितना होगा आपको बताना है। HCF आपसे पूछ रहा है कितना होगा 455 एंड 42 का। 455 एंड 42 का आपसे HCF पूछ रहा है। तो याद रखना बेटा यहाँ पे एक लॉ लगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ यूक्लिड्स थ्योरम। जब यूक्लिड्स थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या कहते हैं बेटा A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। ठीक, ये आपकी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम होती है। जैसे ही आपका R जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा, तो वो शून्य हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा HCF बोलते हैं। तो A होता है सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो इन दोनों नंबरों में से सबसे लार्जेस्ट है 455, तो यहाँ लिख देंगे 455। B होता है स्मॉलेस्ट नंबर 42 बेटा, इंटू कितने टाइम जाएगा 10 टाइम जाएगा प्लस 35। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से 455 बन जाएगा। अब यहाँ से इसको बेटा 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस का बेटा 7 लिखा जा सकता है इक्वल टू, तो यहाँ 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। तो यहाँ से जीरो रिमाइंडर 0 हो गया। तो आपका जो ये नंबर होता है B की जगह इसी को बोलते हैं HCF। तो HCF कितना आ गया बेटा 7 आ गया। HCF आपका आ गया 7। HCF कितना आ गया बेटा 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, इसका भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 17। टू नंबर्स हैं जिनका सम है बेटा 17 एंड देयर प्रोडक्ट इज 72, देन द नंबर्स। आपसे पूछा गया है नंबर्स क्या होंगे। तो सम कितना होना चाहिए बेटा 17 होना चाहिए और उसका जो प्रोडक्ट है वो 42 होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की आपके पास एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। पहली बार जितने भी आपको ऑप्शन दिए जाए बेटा, जितने भी आपको क्या दिए जाए बेटा ऑप्शन दिए जाए, आप उन सबको इसी रूल में लगाएंगे। बोला गया है जो सम है वो 17 होने चाहिए। देखिए दोनों नंबर को जोड़ लीजिए बेटा, क्या इसका 17 हो रहा है तो जोड़ेंगे तो आएगा 16। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो होना ही नहीं है। पहले ध्यान समझिए कि ट्रिक कैसे लगती है बेटा, इसकी शानदार ट्रिक है। बिना सॉल्व के आपको आंसर आएगा। भाई बोला है सम ऑफ टू नंबर 17, कि टू नंबर्स का सम 17 हो जाए। जब हम ये मान लीजिए दो नंबर होते 9 और 7, अगर ये ऑप्शन करेक्ट हो तो इनका सम कितना हो जाए 16, लेकिन आ कितना रहा है बेटा 16 आ रहा, होना 17 चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। इसको जोड़िए, इसको अब जब ऐड करेंगे तो होता है 18 होना चाहिए 17, ये भी नहीं होगा बेटा। अगले को देखिए, इसको आप करेंगे तो आ जाएगा कितना बेटा 17 और इसको करेंगे तो 17। तो अब ये पता चल गया है तो सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है, ए बी तो करेक्ट है नहीं। आगे बोला है प्रोडक्ट जो है 72 होना चाहिए। देखिए जब प्रोडक्ट की बात आ गई तो इनका दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा 72, जबकि इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ से पता चल गया डी भी गए थे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये तो आपकी अप्रोच हो गई डायरेक्ट, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आपका यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट आप कर देंगे। जैसे बोला गया सम ऑफ टू नंबर 17, तो यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए इनमें जो नंबर दिए उनका सम 17 होना चाहिए। जिनका सम 17 नहीं वो ऑप्शन पहले से गलत है। फिर बोला प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट 72 होना चाहिए, बस इसको लगाया यहाँ से विदाउट सॉल्विंग के क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने ऐसा एक ट्रायंगल बना लिया बेटा ABC। बोला गया है जो AB है वो 6√3 है, इसको मैंने कह दिया 6√3। AC जो है वो है बेटा 12 सेंटीमीटर और जो BC है वो आपका है 6 सेंटीमीटर। हमने इनको पुट कर दिया। अब पूछा गया एंगल ऑफ B। एंगल ऑफ B बेटा ये होगा एंगल ऑफ B, आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं बेटा साइन थीटा, B में साइन B लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा साइन B,
तो साइन क्या होता है आपके पास बेटा, सबको पता है कि साइन होता है परपेंडिकुलर, जो कि आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। डिवाइड बाई क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस, ये होता है साइन बी। अब परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, देखिए परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो आपकी 90 डिग्री का एंगल पे हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। यहाँ पे है बेटा ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेनियस होती है सबसे लार्जेस्ट साइड, तो हाइपोटेनियस हो गई ए सी। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे बेटा 6√3 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ से इसको जब 6 से टाइम रहे तो √3/2, तो साइन बी इक्वल टू निकल के आया बेटा √3/2, ये निकल के आ गया। अब ध्यान सुनिए बेटा, अगर ये आ गया, अब √3/2 किसके बराबर होता है, साइन 60 के, किसके बराबर होता है बेटा, साइन 60, और ये क्या है बेटा, साइन बी है। साइन से साइन आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से बी इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, कि जो एंगल होना चाहिए बी का वो कितना होना चाहिए बेटा, 60 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है बेटा, करेक्ट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस 54 डिग्री एंड कॉसेक 54 डिग्री इंटू 54 डिग्री, आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो आपको पता है बेटा, इसको लिखते हैं कॉस 54 डिग्री, कॉसेक 54 डिग्री, tan को मैं लिख देता हूँ बेटा साइन 54 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 54 डिग्री, ये लिखा जा सकता है बेटा। क्या इस कॉस से ये कॉस निपट जाएगा। अब ये साइन को क्या 1/sin 54 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आपका साइन 54 पहले से शेष है, तो ये दोनों एक दूसरे काट देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, आंसर नंबर कितना आ जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर 7.7, 5, 5,7, -3,3। आप इन वर्टेक्सेस को मान लीजिए 1, y1, x1, y1, x2, y2, x3, y3, इनको ये लेट कर लेते हैं। अब एक बात याद रखिए बेटा, अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है तो तीनों कॉर्नर्स के जो आपके पॉइंट्स होते हैं इनको आपको ऐड कर देना है। जब सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो तीनों के एक्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, तो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस का 5 माइनस का 3/3, तो यहाँ से हो जाएगा 7, 5 में 2 जाएंगे बेटा, प्लस का 2/3, 9/3, तो यहाँ से आ जाएगा 3, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3। तो ऑप्शन में देखिए इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव, अगर आपको छोटी छोटी ट्रिक आती है। जैसे हमको पता चला है जी सेंट्रॉइड होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आया बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट आया है 3, कितना आया है 3, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 होना चाहिए। तो हमने ऑप्शनों को देखा, तो पहला ऑप्शन में एक्स कोऑर्डिनेट -5 ये तो होना ही नहीं है, दूसरे में -5 ये भी होना नहीं होना है, लास्ट में बेटा -3 होने नहीं है, सेकंड में 3 है, यही सेकंड करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ ऑप्शन, तो सेकंड करेक्ट हो गया। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल समझने के लिए, एक निकालिए दूसरा अपने आप फाइंड आउट हो जाए। अब वाई कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का क्या होगा, तीनों कॉर्नर्स की वाई का सम बाई 3, तो ये हो जाएगा y3/3। अब y1 आपको दिया गया है बेटा 5 प्लस y2 दिया गया है 7 प्लस का y3 है 3 इक्वल टू 3, 7 और 5 हो जाएंगे 12/3/3, तो 12 में 3 जाएंगे 15/3। अब जब आप 15 को 3 से डिवाइड करेंगे बेटा आ जाएगा 5, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5, ये देखिए 5 था। तो आप ऐसे ही सवालों को करने की प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इजी सवाल होते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 11th टर्म ऑफ एपी इज, एक एपी दी गई है बेटा आपको -3, -1/2, 2, डैश एक एपी, इसका 11th टर्म बताना है। इसका कौन सा टर्म बताना बेटा, 11th टर्म बताना है आपको। मैंने आपको ये एपी वाले सवाल करना भी बताया है कि सबसे पहले डी निकालिए, ए निकालिए, और जो भी पूछा है उसकी जगह एन रख दीजिए, बात खत्म कर दीजिए। देखिए बेटा, अब यहाँ से A1 की अगर बात करूँ तो आ जाएगा -3, अगर मैं आपसे बेटा A2 की बात करूँ तो हो जाएगा -1/2, तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस डी की बात करता हूँ तो आपको पता है वो होता है A2 माइनस A1, तो हो जाएगा बेटा -1/2, और ये माइनस और वो -3, ये हो जाएगा। तो क्या बेटा इसको हम लोग -1/2 + 3 लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा एलसीएम ले लेंगे तो -1 + 6/2, तो हो जाएगा बेटा 5/2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा 5/2 आ गया, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 5/2। आपको क्या निकालना बेटा 11th टर्म निकालना है, तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है बेटा a प्लस का n -1d।
अब हमको T11 निकालना, तो n इक्वल टू 11 पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? पुट n इक्वल टू 11। तो T11 A1 कितना है बेटा? माइनस का 3 प्लस का 11 माइनस 1 और D कितना है बेटा? 5/2। क्या इसको लिख सकते हैं? माइनस का 3 प्लस 11 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 इंटू 5/2। अब इस 2 से इस 10 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5, तो आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। तो यहाँ से T11 आ गया आपके पास 22। T11 कितना आ गया बेटा? 22। ऑप्शन को देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड बेटा इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP विल मेक्स इट्स सम 406। इसका सम कितना होना चाहिए बेटा? 406 होना चाहिए। आपसे ये पूछा गया कितने टर्म का सम जो है 406 होगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए A1 इक्वल टू हो गया 3, A2 इक्वल टू हो गया 7, तो D होता है A2 माइनस का A1, तो हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, D आ गया 4। अब आपसे पूछा गया है सम कितने टर्म्स का जो सम है वो आपके पास हो जाएगा 406। कितना बेटा? 406। तो हमने माना nth टर्म का सम है। कितने टर्म का है बेटा? nth टर्म का सम है। तो फार्मूला लिख देते हैं nth टर्म का सम का क्या होता है? Sn इक्वल टू बेटा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1d। ये आपके AP के n टर्म्स का सम होता है। इसको आप लर्न कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। तो ये होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। सम बोला गया है कितना है? सम बोला है 406 है, तो सम लिख दिया मैंने 406। n आपसे पूछा है बाई 2, 2 इंटू a की जगह बेटा 3 रख दिया प्लस का n माइनस 1 और d की जगह मैंने 4 रख दिया। इस 2 को इधर लाएंगे बेटा तो हो जाएगा 812 इक्वल टू n, और यहाँ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस का बेटा इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस का 4, ये बन जाएगा बेटा। अगर ये बनेगा तो अब देखिए क्या इसको ये लिख सकते हो बेटा 812 इक्वल टू 812 इक्वल टू n अंडर 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 प्लस का बेटा 4n, ये बनेगा बिल्कुल। अब इस n को अंदर ले जाते हैं बेटा तो 12 इक्वल टू 2n प्लस का 4n स्क्वायर। अब पूरे से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 406 इक्वल टू n प्लस का 2n स्क्वायर। इसको भी उधर ले चलते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस प्लस का n माइनस का 406 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये आ गया बेटा। अब इसमें से क्या करना है आपको? या तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको सॉल्व करके क्या कर लीजिए n की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर आप इन सबको पुट कर दीजिए और जिसमें इक्वल टू 0 हो जाएगा वही ऑप्शन होगा। जैसे हमको 10 दिया है तो 10 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 200 प्लस का n माइनस का 406 ऐड करके इक्वल 0 नहीं आ रहा, मतलब ये तो नहीं होगा। अब आप 12 को रखेंगे, किसको रखेंगे बेटा? 12 को। अब आप इस जो इक्वेशन में है, इक्वेशन कहाँ है आपकी? मैं लिख देता हूँ। ओके, ये जो इक्वेशन है इसमें n इक्वल टू कितना रखेंगे बेटा? n इक्वल टू 12 रख देंगे। n इक्वल टू 12 रखेंगे, अगर 0 हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इसके अगर n इक्वल टू एक बार 14 रखेंगे, 0 हो गया तो ऑप्शन है, नहीं हुआ तो नहीं है। इसी तरह n इक्वल टू 20 रख देंगे, 0 हुआ तो आंसर है, नहीं हुआ तो नहीं है। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे करना है। या तो इस क्वाड्रिलेटरल को आपको सॉल्व कर लेना है बेटा, जो भी आपने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आपने बनाई है, और अगर उसको नहीं सॉल्व करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी है इसको सॉल्व कर लेना है। और अगर ये सॉल्व नहीं करना है तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं बेटा? इन सबको वैल्यू को पुट करेंगे इक्वल टू जिसमें 0 हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपके समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।